नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज पे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आपकी एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो आपका इलेक्ट्रिकल टेक्निकल बैच है उसके बारे में। और इस बैच के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके 20 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर है वो साथ साथ में जो आपके रेलवे टेक्नीशियन एएलपी के लिए जो लेटेस्ट टाइप की जो पैटर्न है उस पर जो क्वेश्चन होंगे एमसीबी क्वेश्चन की और उनकी पूरी डिटेल्स वो मैं यहाँ पे आपके कराने जा रहा हूँ जैसे कि आपकी बिल्कुल अच्छी मजबूती सी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। और साथ साथ में जब भी तुम एएलपी या टेक्नीशियन बैच के अंदर यानी इसकी एग्जाम देने आप जब बैठो टेक्निकल का, तो आप बेधड़क होके उसका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, यानी कि मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो आपका ठीक ढंग से अटेम्प्टिंग हो जाए और अच्छे खासे उसमें नंबर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन की हो। इसके अलावा आप है ना इस बैच को आप है ना जैसे आपकी ऑल गवर्नमेंट जॉब हैं, जैसे आपकी डीआरडी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, इसके अलावा इसरो हो गया, लाइनमैन हो गया, राजस्थान के जो टेक्निकल विभाग है, विद्युत विभाग है, जेबीएल का उसमें हो गया। ठीक है, इस सब के लिए क्या आपकी फ़ायदेमंद है, मेट्रो के लिए भी हो गया। ठीक है, तो इसके साथ भी आप इसको टेक्निकल को जो आपकी क्वेश्चन सीरीज है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे एक निवेदन भी है कि अगर चैनल पर आप नए नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि और भी वीडियो आपको इस टाइप से मिलती रहे। और ये श्रृंखला आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है आपकी टेक्निकल की यानी एएलपी की, तब तक ये श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। मैं आपको बाकायदा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देता रहूँगा और साथ में इनकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट आप कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको विद इन टाइम पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना इस वीडियो के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन आपका ये है, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट करते हैं, ये पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, प्राथमिक वाइंडिंग को, द्वितीयक वाइंडिंग को, दोनों वाइंडिंगों को, इनमें से कोई नहीं। देखो ट्रांसफार्मर, अब देखो ट्रांसफार्मर की अगर मैं इसका आंसर की मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर का जो आपका लोड होता है वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट होता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि द्वितीय वाइंडिंग से। देखो अपना ट्रांसफर होता क्या है, इसके अंदर आपकी दो बाइंडिंग होती है मेन रूप से। एक तो स्टाफ से रहती है आपकी प्राइमरी बाइंडिंग होती है और इसके बीच में आपकी रहती है स्टैंपिंग, और ये अपनी क्या आपका सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी बाइंडिंग अपन क्या करते हैं, लोड जोड़ते हैं। क्या करते हैं, लोड जोड़ते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग पे। और प्राइमरी बाइंडिंग पे अपन क्या करते हैं, आपका सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो होता क्या है कि आपका एक ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं होती बल्कि अलग अलग रहती है। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि जब अपन सप्लाई देते हैं अगर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, और सप्लाई ऑटोमेटिक कहाँ पहुंचती है, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग पहुंचती है। हालांकि ये आपस में कनेक्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपस में जुड़ी हुई है, फिर भी क्या है आपकी बिना कनेक्ट हुए, बिना जुड़े हुए आपकी प्राथमिक वाइंडिंग से सप्लाई कहाँ पहुंच जाती है, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग पहुंच जाती है। वो किसकी वजह से पहुंचती है, आपको पता होना चाहिए। ये पहुंचती है आपके अन्योन प्रेरण के माध्यम से, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत के आधार पर पहुंचती है। इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की हम देखें तो अपन जब प्राइमरी बाइंडिंग को अपन को सप्लाई देते हैं यहाँ से, तो क्या होता है कि ये आपकी बाइंडिंग किसका काम करती है, एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। अर्थात इसके अंदर क्या है, एन एस आपके ध्रुव बनते हैं और एन एस ध्रुव बनते हैं किसी चुंबक के अंदर, तो उसमें चुंबकीय बेल रेखाएं आपकी गुजरती हैं। वो आपकी एन से कहाँ जाती है, आपकी एन की एस की तरफ चलती हैं। ऐसे आपकी एन से एस की तरफ चलेंगी। ठीक है, ये यानी कि पूरा का पूरा या आपका एन से एस की तरफ चलेंगी। अब होता है क्या, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती आती है वैसे वैसे ये अपने क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं। फिर आपकी चुंबकीय बेल रेखा आपकी क्या होती है, एक एक्रॉस यानी कि इस स्टैंपिंग को क्रॉस करके आगे सेकेंडरी बाइंडिंग से क्या होती है, जो सेकेंडरी बाइंडिंग रखी रहती है उससे क्या होती है, छेदित होने लग जाती हैं, यानी कि कटने लग जाती हैं। अब क्या, सीधी सी बात है कि जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी चालक के माध्यम से कटती हैं तो क्या होता है, उसमें खुद का अपना विद्युत वाहक जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर होता है। यानी कि आपने देख रखा होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, मतलब जब कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर अपन चालक है, उस चालक को अपन मूव कराते हैं, तो मूव कराने से क्या होता है, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं उस चालक के द्वारा छेदित होती है, और छेदित होने से क्या होता है, उसके सेकंड सिरे पर आपका विद्युत वाहक मिल जाता है। ठीक है, ये तो है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, आपकी प्राइमरी बाइंडिंग को दी, और प्राइमरी बाइंडिंग को देने से वो प्राइमरी बाइंडिंग क्या कर रही है, आपकी एक चुंबक का काम कर रही है। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबक का काम कर रही है, जिसमें एन और एस आपके पोल बन रहे हैं, वो अपनी चुंबकीय बल रेखा गुजारेगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे इसके अंदर सप्लाई बढ़ेगी तो अपना एरिया को बढ़ाएगा। फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये क्रॉस करके
स्टैंपिंग क्रॉस करके सेकेंडरी बाइंडिंग होती है ना, सेकेंडरी बाइंडिंग होती है उसके द्वारा छेदित होती है। अब उसके द्वारा छेदित होगी तो क्या होगा भाई, वो आपकी बैंड सेकेंडरी बाइंडिंग चल का काम करेगी, तो उसके सेकेंड सिरे पे क्या होगा, आपको विद्युत वाहक वोल्टेज मिलने लग जाता है। और फिर इस विद्युत वाहक वोल्टेज को अपन कहाँ देते हैं, लोड पे देते हैं। लोड कौन सा लोड, वो होता है जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है, ठीक है, वो वाला लोड नहीं जैसे अपन वजन उठाते हैं, कभी 10 kg का वजन, 22 kg का वजन कोई वस्तु उठाते हैं, वो लोड नहीं, मतलब वो तो अपना यांत्रिक कार्य हो गया। लोड वो होता है जो अपने इलेक्ट्रिकल लोड लगा रखा है, जैसे फैन चला रहे हैं इसके माध्यम से, मोटर चला रहे हैं, ठीक है, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, ये सब कैसे इलेक्ट्रिक लोड की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से वोल्टेज बनता है आपका, और सेकंड आपका बनने के बाद अपने लोड को चलाया जाता है। तो ये किसके बेस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। तो आपसे ये ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, वो आपका ट्रांसफार्मर है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, वो करता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, किस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब समझ में आ गया। तो यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को अपन देते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकंड वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक ट्रांसफार्मर को मुझे स्टेप डाउन भी बना सकता हूँ और स्टेप अप भी बना सकता हूँ। कैसे, अगर मैं क्या करता हूँ, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये अपनी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है, ये मैंने सप्लाई दे दी इसको, ये स्टैंपिंग होगी। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि लपेटों की संख्या मैं बढ़ा दूँ, तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और जब मैं क्या कर दूँ, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या मैं घटा दूँ, तो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका स्टेप डाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टेप डाउन। यानी सीधी तौर पर तुम्हें बस इतना से ध्यान रखना है, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो वो स्टेप अप बन जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अगर नंबर ऑफ टर्न्स घटा दिए तो स्टेप डाउन बन जाएगा। कभी कभार अपने एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होती है, तो ध्यान रखना आपको केवल एक ही चीज़ को पकड़ के रखना है कि आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पकड़ के रखना है, और दूसरी वाली प्राइमरी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे स्टेप अप में क्या होता है, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितने होंगे, कम होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, तो कम बता देना उधर। और जैसे कि स्टेप डाउन की पूछता है कि स्टेप डाउन के अंदर आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, तो आपको पता है कम होते हैं, तो प्राइमरी कितने होंगे, प्राइमरी में ज़्यादा होंगे। तो इस टाइप से क्या है, इसको देख के आप लगा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपका ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर की जो आपकी क्षमता है वो अपन किस में देते हैं, आपको पता है ट्रांसफार्मर की क्षमता आपके केवी में दी जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि केवी में दी जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ट्रांसफार्मर हमेशा केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है। किस पर काम करता है, एसी सप्लाई भी काम करता है, ओके। और एसी सप्लाई की जो अपनी ट्रांसफार्मर की जरूरत है वो कितनी, आपकी 50 हर्ट्ज की जरूरत पड़ती है, किसकी, 50 हर्ट्ज की। लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता, अर्थात डीसी सप्लाई पे वो कभी भी कार्य नहीं करता। ये पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पे काम करता है, एसी पे, डीसी पे, या एसी डीसी दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना वो एसी पे ही काम करेगा, डीसी पे कार्य नहीं करता, ठीक है, ओके। चलो, तो आगे समझ में। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो क्या करता है, एक परपथ की ऊर्जा को दूसरे परपथ की ऊर्जा में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, एक परपथ से दूसरे परपथ में ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, यानी कि ऊर्जा को ट्रांसफार्म करने के लिए काम आता है, ओके। इसके अलावा क्या करता है, इसका उपयोग भी अपन बता सकते हैं, यानी कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ठीक है। इसके अलावा निम्न धारा को उच्च धारा में और उच्च धारा को निम्न धारा में, ये भी आपका काम कर लेता है, ठीक है। कौन कर लेता है, ट्रांसफार्मर। ये सब किसके, आपके ट्रांसफार्मर के वर्क है, ओके। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, वो द्वितीय वाइंडिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जनित्र के अंदर विद्युत वाहकबल की प्रकृति कैसी होती है। जैसे मैं बात करूँ, आपके डीसी जनरेटर होता है, क्या डीसी जनरेटर आपका, ठीक है। इस डीसी जनरेटर के अंदर मतलब आर्मेचर, तो आर्मेचर के अंदर को आपका जो विद्युत वाहकबल बनता है, वोल्टेज बनता है, वो किस प्रकृति का होता है, एसी प्रकार का होता है या डीसी प्रकार का होता है या दोनों प्रकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कभी कभार कहता है आपका क्या बोल रखा है, डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर होता है। तो इसके अगर मैं बात करूँ, इसका आंसर क्या है, आंसर आपको टिक कर देता हूँ पहले आपको। इसके अंदर हमेशा इसी प्रकार का इसी प्रकार का जो विद्युत वाहकबल है बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इसी प्रकार का। अब देखो, अब कन्फ्यूज कहाँ होता है, अधिकतर लड़के क्या करते हैं, जैसे नाम सुना कि डीसी जनरेटर है
तो सब लोग कह सकते हैं अरे डीसी जनरेटर है, हो सकता है इसके डीसी जनरेटर है तो इसके अंदर अंदर भी आपका डीसी बन रहा होगा, है ना। और अधिकतर लोग है ना इसी चक्कर में आपको मारे जाते हैं और लोग क्या करके आ जाते हैं, डीसी प्रकार का करके आ जाते हैं, और वो क्या होता है, गलत हो जाता है और आपकी माइनस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपका कोई भी हो, चाहे तो वो मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे कोई भी मशीन हो, प्रत्येक कंडीशन में पहले आपका एसी ही बनता है। क्या बनता है? एसी। जनरेटर के अंदर चाहे आपका डीसी हो चाहे एसी को भी हो, उसके अंदर पहले आपका एसी वोल्टेज ही बनेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में आपका जो बात करें आपका डीसी जनरेटर में जो एसी को डीसी में चेंज करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है आपका कम्यूटेटर। कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटर को अपन क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटर को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं इसको? दिक् परिवर्तक बोलते हैं इसे हिंदी में। और साथ में और क्या नाम है इसका, और इसका नाम है स्प्लिट रिंग। क्या आपका? स्प्लिट रिंग है आपका, ध्यान रखना स्प्लिट रिंग है। तो कम्यूटेटर या फिर दिक् परिवर्तक या फिर स्प्लिट रिंग, ये तीनों ही क्या है आपके कम्यूटेटर के नाम है। ठीक है, तीनों आपस में समान है। इनका फंक्शन एक ही रहता है, एसी को डीसी में चेंज करना। क्या करना है? एसी को डीसी में चेंज करना। अब देखो होता है क्या है, अपने आर्मेचर के अंदर क्या बन गया आपका, एसी टाइप का क्या आपका वोल्टेज बन गया। क्या बन गया? एसी टाइप का वोल्टेज बन गया। अब मुझे ये बाहर ले जाना है और किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है मुझे, डीसी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँगा मैं, इसके जो आपके बाहरी शाफ्ट लगी है ना, इसके यानी कि आर्मेचर के बाहरी सिरे पर जो लगा हुआ है उसके शाफ्ट पे वो कम्यूटेटर लगा रहेगा। क्या लेगा? कम्यूटेटर, यानी कि इसे अपन स्प्लिट रिंग भी बोल देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज कर देगा और फिर अपनी डीसी वोल्टेज से अपने काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे तो वो आपका जनरेटर हो, चाहे एसी जनरेटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, चाहे मोटर को भी हो, प्रत्येक मशीन के अंदर पहले आपका एसी वोल्टेज ही बनता है, उसके बाद आपको वो कन्वर्ट करना है तो आप अपने अनुसार जो भी युक्ति लगाना चाहो कन्वर्ट करने के लिए वो लगा सकते हो। लेकिन डीसी जनरेटर में कौन कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, वो करता है आपका कम्यूटेटर या फिर दिक् परिवर्तक या फिर स्प्लिटिंग। अब ये कम्यूटेटर बनता कैसे है, बना किसका होता है, सबको पता है। आपका कम्यूटेटर है वो आपका कम्यूटेटर आपका हार्ड्रॉन कॉपर का, किसका? हार्ड्रॉन कॉपर का बना रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हार्ड्रॉन कॉपर का ये बना रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बात करूँ मैं कि आपका जो डीसी जनरेटर है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसको होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अलावा ये पूछ लेता है कि आपका जनरेटर वो फ्लेमिंग के किस अस्त्र नियम पर काम करता है। तो फ्लेमिंग के दो नियम दिए थे, एक तो फ्लेमिंग का बाएं अस्त्र का नियम और एक फ्लेमिंग का दाएं अस्त्र का नियम। तो आपका जनरेटर वो किसके सिद्धांत काम कर, किसके नियम पे काम करता है, वो करता है फ्लेमिंग के दाएं अस्त्र के नियम पे काम करता है। किसको करता है? फ्लेमिंग के दाएं अस्त्र पर नियम पर काम करता है। अच्छा, इसने क्या बताया था, इसने ये बताया था कि आपके ना जो इसके अंदर जब अपना दाहिना आया है उस दाहिने हाथ के अंदर अपना अंगूठा, ये अपना अंगूठा और साथ में क्या है आपकी प्रथम अंगुली और ये अपनी क्या है द्वितीय अंगुली। ठीक है, द्वितीय अंगुली। प्रथम अंगुली को अपन क्या बोलते हैं? तर्जनी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तर्जनी। इन तीनों के संदर्भ में उसने बताया था कि आपकी अंगूठे को, साथ में प्रथम अंगुली को यानी कि तर्जनी अंगुली को और द्वितीय अंगुली को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समकोण पे हो। क्या हो? एक दूसरे के समकोण हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो अंगूठा है ना, वो अंगूठा क्या बताएगा, वो बताएगा आपको आपका चालक के घुमाव की दिशा, यानी कि बल की दिशा, चालक के घुमाव की दिशा बताएगा। अच्छा, प्रथम अंगुली क्या बताएगी? प्रथम अंगुली बताएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि तर्जनी अंगुली क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और जो आपकी मध्यमा अंगुली है, यानी कि इसको बोलते हैं द्वितीय अंगुली बोलते थे, वो आपको क्या बताएगी? वो बताएगी आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताएगा। ये नियम दिया था उसने, किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और फ्लेमिंग ने बोला था ये राइट हैंड रूल पर काम करता है, यानी कि जनरेटर किसी सिद्धांत पर काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर काम करता है। ठीक है, उसने अंगूठा, प्रथम अंगुली और द्वितीय अंगुली के संदर्भ में ये क्या दिया था? नियम देता। अंगूठा क्या बताता है आपका? चालक के घुमाव की दिशा, और प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और साथ में जो आपकी मध्यमा अंगुली है वो आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। इसके अलावा क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम भी होता है। क्या होता है? बाएं हस्त का नियम भी होता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम किस पे काम करता है? वो करता है आपका डीसी मोटर पे। किसी को करता है? डीसी मोटर पे। तो ध्यान रखना,
कन्फ्यूज मत हो जाना। आपका फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम किस पर काम करता है? जनरेटर पर काम करता है। और फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम किस पर काम करता है? वो डीसी मोटर पर काम करता है। ओके, अच्छा अब देखो फ्लेमिंग की बात करूँ मैं बाएं हस्त नियम पे, तो वो उसने उसमें क्या बोला, उसमें भी उसने यही सेम सेम बोला। कैसे? अंगूठे के लिए बोला था, अंगूठा के लिए, साथ में प्रथम अंगुली के लिए, और साथ में ये द्वितीय अंगुली के लिए बोला था। देखो अंगूठा अंगूठा और प्रथम अंगुली सेम वही इंडिकेट करते हैं जो जनरेटर के अंदर करते थे। कैसे? अंगूठा अपन जनरेटर के अंदर क्या बता रहा था? चालक की घुमाव की दिशा। तो यहाँ पर भी क्या बताएगा? वो चालक की घुमाव की दिशा बताएगा। अच्छा, यहाँ पे अपना प्रथम उंगली क्या बता रही थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर भी क्या बताएगी? यानी कि जनरेटर के अंदर प्रथम अंगुली यानी कि तर्जनी उंगली क्या बता रही थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही थी। तो यहाँ पर भी आपकी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। बस जो अंतर है ना आपका फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम में जो अंतर है वो केवल आपका ये ना मध्यम अंगुली का ही है। तो यहाँ पे जनरेटर में क्या हो रहा था? आपकी जो मध्यम अंगुली वो प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा बता रही थी, जबकि मोटर में क्या करेगा? मोटर में आपका ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगा। किसकी? धारा की दिशा। तो मोटर करती है आपकी धारा की दिशा बताती है, और जो आपका जनरेटर करता है वो वोल्टेज दिशा को बताता है। बस इतना सा अंतर है आपका ना, मध्यमा अंगुली का अंतर है। बकाया जो आपका अंगूठा है और ये प्रथम अंगुली दोनों सेम है, दोनों दोनों इधर भी जो काम करते हैं वही दोनों उधर भी काम करते हैं। बस जो अंतर है वो आपका किसका? मध्यमा अंगुली का है। ओके, तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम समझ में आ गया और फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम समझ में आ गया। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त में क्या अंतर है? केवल विद्युत धारा की दिशा बताता है। कौन ना? विद्युत यानी कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है मध्यम अंगुली। जबकि जनरेटर में क्या होती है? जनरेटर में आपकी जो मध्यम अंगुली है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है। ये इसका अंतर है। ठीक है, चलो तो चलो आगे समझ में, ये आगे समझ में। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। एक आगे देखो, डीसी अब बात करें, डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अगर मैं इसको ऑप्शन की बात करूं, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के, ऑप्शन बी पारस्परिक प्रेरण के, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय खिंचाव के, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन के। तो देखो इसमें से क्या है? अगर मैं इसके राइट आंसर की मैं लगाना चाहूँ तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी कि विद्युत चुंबकीय खिंचाव के। अब देखो इसमें से क्या है, आपकी डीसी मोटर है वो आपके विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। होता क्या है आखिर ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव होता क्या है? देखो मैं बात करना चाहूँ आपको, आपका एक डीसी जनरेटर होता है आपका, और एक होता है आपका डीसी मोटर होती है। अच्छा, दोनों में बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं होता। बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन आपकी डीसी जनरेटर की होती है वही कंस्ट्रक्शन आपकी डीसी मोटर की होती है, बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल जो पार्ट आपके डीसी जनरेटर में लगे रहेंगे वही पार्ट आपके किस में लगे रहेंगे? मोटर में लगे रहेंगे। बस फर्क पड़ता है उसके आउटपुट पर और इनपुट पर कि आप आउटपुट में क्या दे रहे हैं, इनपुट में क्या दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है वो और रहता है इसका एंड कवर्स का। किसका रहता है? एंड कवर का। एंड कवर क्या होता है पता है? एंड कवर होता है आपकी जाली जाली टाइप की, जो कवर नहीं रहता, कवर होता है जाली टाइप का रहता है। जनरेटर में जो आपका एंड कवर है वो आपका बड़ा रखा जाता है, जबकि डीसी मोटर में आपका जो एंड कवर है वो छोटा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, आपके हीट को निकलने के लिए ज़्यादा आपको एयर गैप की जरूरत पड़ती है, यानी कि बाहर से कूलिंग करने के लिए उसको ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। जबकि मोटर में क्या ऐसी हीट उत्पन्न तो होती है लेकिन जनरेटर की अपेक्षा में कम होती है, तो वहाँ पे क्या आपके कूलिंग के लिए, एयर के लिए कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपका डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में केवल एक ही अंतर है, बकाया जो कंस्ट्रक्शन है उसकी संरचना है बिल्कुल सेम टू सेम वही है, यानी कि जो पार्ट्स है बिल्कुल सेम टू सेम है। सिद्धांत तो अलग है ही है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन की बात करना चाह रहा हूँ कि केवल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी संरचना की बात करें तो संरचना में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। बस एक ही फर्क पड़ता है कि वो पड़ता है एंड कवर्स का। डीसी जनरेटर में एंड कवर्स बड़ा रखा जाता है, जबकि डीसी आपकी मोटर के अंदर एंड कवर्स छोटा रखा जाता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? आगे जब सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में तो अंतर है ही है। कैसे? आपका जो डीसी जनरेटर वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि ये किस पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। ये होता क्या है विद्युत चुंबकीय खिंचाव? देखो जब अपन क्या करते हैं, अपन सप्लाई देते हैं, हमें ये पता है कि आपकी मोटर करती क्या है? मोटर का काम है आपका यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना, ये तो काम है इसका। अच्छा, अब क्या होता है, हमें विद्युत देनी है। अब विद्युत अपन कैसे कौन सी देंगे भाई? सीधी सी बात है, आपकी जैसे मशीन चलाओगे आपका, तो विद्युत दोगे, तो विद्युत जब आपकी मोटर के अंदर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद क्या होता है उसमें उसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र
आपका जनरेट होगा, यानी कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। अब उस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, आपका जो आपका है जो रोटर है, यानी कि जो रोटर मतलब आर्मेचर है, वो आपका क्या करेगा, वो उसको क्या मूव करेगा, और मूव करने से क्या होगा, आपका जो क्या करते हैं, जो आपका चुंबकीय बल रहेगा उसका छेदन करेगा, तो उसमें क्या आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब मेरा ये कि जब जब अपन सप्लाई देते हैं आपके डीसी मोटर के अंदर, तो उसमें क्या है, आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है जो एक डायरेक्शन में मूव करता है। अब होता है क्या है कि आर्मेचर के अंदर भी क्या होता है, अपना खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर भी तो अपना बाइंडिंग लगी रहती है ना, तो वो भी क्या करती हैं, अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये आर्मेचर के अंदर जो खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, वो क्या करता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का अपोज करता है, यानी कि आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र आपका इस टाइप से रोटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आर्मेचर के अंदर आपका उत्पन्न हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वो उसका उल्टा घूमने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में खिंचाव उत्पन्न होता है, अर्थात आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों में बीच में खिंचाव होता है। अर्थात मुख्य चुंबकीय क्षेत्र बोलता है कि मैं इस डायरेक्शन में घूमना चाहूँगा, क्लॉकवाइज घूमना चाहूँगा, और जो आर्मेचर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहता है मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहूँगा। तो इनके बीच में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, रस्साकसी करते हैं। अब देखो, जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो उसी डायरेक्शन में उसको घुमा देता है। तो ताकत किसकी ज़्यादा है, मेन चुंबकीय क्षेत्र की ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, मेन चुंबकीय क्षेत्र की ज़्यादा है। तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वो आपका जो आर्मेचर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उस पर एक बल लगाता है। तो बल लगाने से क्या होता है, आपका दोनों दोनों आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक डायरेक्शन में घूमने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है, आपका जो रोटर है यानी कि आर्मेचर है, वो इसके अंदर से इस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ में क्या रोटेशन करने लग जाता है, और आपकी मोटर चलने लग जाती है। ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है कौन, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत मोटर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ आपको कि आपकी डीसी मोटर की जो आपकी क्षमता है वो अपना सबको पता है एचपी यानी कि हॉर्स पावर में दी जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करूँ आपका क्या कहते हैं, आपके डीसी मोटर है में के अंदर जो आपको बैक ईएमएफ आपका फॉर्मूला, बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला जनरेट होता है, यानी कि समीकरण उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला क्या आपका बैक ईएमएफ का ईवी बराबर आपका रहता है, ईवी बराबर रहता है आपका 5 ZNP/60A। ठीक है, 60A होता है। इसमें से 5 क्या आपका फ्लक्स है, जेड क्या है आपका आपका चालकों की संख्या है, एन यहाँ पे क्या आपकी रोटेशन यानी कि घूर्णन दिशा, घूर्णन गति आपकी, और पी यहाँ पे क्या आपका पोल है, और ए यहाँ पे क्या समांतर पथों की संख्या है। ठीक है, 60 कांस्टेंट है, और ई भी यहाँ पे क्या बैक ई यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला रहता है किसके अंदर, क्या कहता है डीसी मोटर के अंदर। यही फॉर्मूला सेम टू सेम किस में रहता है, आपका जनरेटर में रहता है। बस फर्क क्या पड़ता है, वहाँ पे जो आपका ई भी है ना, ये आपके उठ जाती है, और क्या बन जाता है, ओनली फॉर ई रहता है। फॉर्मूला ये भी है 5 ZNP/60A। तो डीसी जनरेटर के अंदर या फिर डीसी मोटर के अंदर जो आपका विद्युत वाक्वल है उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम यही है, 5 ZNP/60A, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, बस फर्क ये है कि जनरेटर में अपन क्या लगाते हैं, ई लगा देते हैं, और मोटर में अपन क्या लगाते हैं, ई भी लगा देते हैं। ठीक है, चलो ये होता है। और अगर देखें इसको बी में क्या है आपका, बी में देखा पारस्परिक प्रेरण, ये यानी कि पारस्परिक प्रेरण इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो इस पर कौन काम करता है, इस पर करता है आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन काम करता है, वो आपका डीसी जनरेटर काम करता है। कौन करता है, डीसी जनरेटर काम करता है। और विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन आपके सेल या बैटरी के संदर्भ में किसने दिए थे, फैराडे ने दिए थे, ये इसका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटर की क्षमता किस में दी जाती है, ऑप्शन ए केवीए में, ऑप्शन बी किलोवाट में, ऑप्शन सी एम्पीयर हावर में, ऑप्शन डी एचपी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यानी कि केवीए में दी जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, अल्टरनेटर होता है वो आपको, अल्टरनेटर को अपन क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोल देते हैं, क्या बोलते हो, एसी जनरेटर बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटर में क्या होता है, आपका छोटे साइज की टाइप में क्या रहता है, आपका छोटे साइज के साथ, छोटे साइज का जो अल्टरनेटर है उसमें तो आर्मेचर आपका रोटेट करता है। ठीक है, और आपका जो आपका स्टेटर होता है, स्टेटर यानी कि वो आपका स्थिर रहता है। लेकिन बड़े टाइप के अल्टरनेटर में क्या होता है, आपका जो रोटर है वो क्या रहता है, आपका बड़े टाइप का जो अल्टरनेटर है उसमें रोटर तो कैसा रहेगा, आपका स्थिर रहेगा, लेकिन उसका स्टेटर क्या होता है, आपका रोटेट करता है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें आपका किलोवाट, ये किसकी क्षमता होती है, वो डीसी जनरेटर की होती है। ठीक है, ए एच यानी कि एम्पीयर हावर, ये किसकी क्षमता होती है, आपकी बैटरी की क्षमता होती है।
इसके अलावा बात करें HP, ये किसकी होती है आपकी आपकी DC मोटर की होती है। ठीक है, ये आपकी क्या क्षमता है। अगला देखिए, संचरण लाइनों में शक्ति गुणांक कौन सुधारता है? ऑप्शन ए अल्टरनेटर, ऑप्शन बी DC मोटर, ऑप्शन सी DC जनरेटर, ऑप्शन डी तुल्यकालिक मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि तुल्यकालिक मोटर। इस तुल्यकालिक मोटर को अपन क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या करता है, आपको पावर फैक्टर को सुधारने का काम करती है। ये आपकी सिंक्रोनस मोटर आपके अग्रगामी पावर फैक्टर पर, पश्चगामी पावर फैक्टर पर और इकाई पावर फैक्टर पर, तीनों पर ही काम कर लेती है। यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पर ये काम कर लेती है। ठीक है, अच्छा, तो इसका बहुत बड़ा फायदा रहता है आपका, जो संचरण लाइन होती है उसमें शक्ति गुणांक को सुधारने का काम करती है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा सिंक्रोनस गति का जो फॉर्मूला रहता है वो आपका क्या रहता है? 120F/P रहता है। यानी कि तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला जो होता है वो NS=120F/P होता है। आपको मोस्ट है, चाहे वो इंडक्शन मोटर का पूछ ले, ठीक है, या सिंगल फेज मोटर का पूछ ले, या फिर आपका सिंक्रोनस मोटर का पूछ ले। जब भी तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला पूछे तो आपको ये बताना है NS=120F/P। यहाँ पे NS क्या आपकी तुल्यकालिक गति होगी, और F यहाँ पे क्या आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होगी, और P यहाँ पे क्या पोल हो गया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। चलो, इसके अलावा तुम जानते हो अल्टरनेटर क्या करता है? अल्टरनेटर भी आपका वही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, इसकी क्षमता हमने की भी दी जाती है। AC जनरेटर को अपन क्या बोल देते हैं? अल्टरनेटर बोल देते हैं। इसके अलावा DC मोटर की बात करें तो DC मोटर क्या है? आपकी DC मोटर आपका विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। इसकी संरचना बिल्कुल DC जनरेटर के समान होती है, बस फर्क क्या पड़ता है? इसका एंड कवर छोटा होता है, जबकि DC मोटर का एंड कवर बड़ा रहता है। DC जनरेटर की बात करें तो ये आपका विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसकी क्षमता अपन किलोवाट में देते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखो 6 में देखें आपका, AC को DC में और DC को AC में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, अब देखो, अब बात करें इसके ऑप्शन की, इन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी डायोड, ऑप्शन डी रोटरी कन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि रोटरी कन्वर्टर। अब देखो, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर का काम है, इस इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम होता है आपका DC को AC में चेंज करना, DC को AC में चेंज करना। घरों के अंदर जो इन्वर्टर लगे रहते हैं वो DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। अब DC आती कहाँ से है? अब ये जो बैटरी होती है चार्जिंग करते हैं, उस बैटरी की जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी कि DC होती है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो AC में कन्वर्ट करता है। तो DC को AC में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर काम है। अच्छा, रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर का काम है आपका AC को DC में चेंज करना होता है। ठीक है, इसके अलावा डायोड क्या करता है? डायोड का काम भी AC को DC में चेंज करना होता है। लेकिन रोटरी कन्वर्टर क्या करता है? रोटरी कन्वर्टर आपका दोनों काम कर लेता है, यानी कि AC को DC में चेंज कर लेता है, वो AC को DC में चेंज कर लेता है। इसके अलावा DC को AC में चेंज कर लेता है, यानी कि दोनों काम कर लेता है। AC को DC में, DC को AC में, दोनों में काम कर लेता है रोटरी कन्वर्टर। सबसे बेस्ट आपका रोटरी कन्वर्टर होता है। जब जरूरत पड़े जो सप्लाई आप वो सप्लाई आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, आगे देखिए, यूनिवर्सल गेट कौन सा है? तो आपके गेट के बारे में करें, लॉजिक गेट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका सवाल है। ऑप्शन ए नॉट गेट, ऑप्शन बी और गेट, ऑप्शन सी एंड गेट, ऑप्शन डी नैंड गेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट आपके केवल दो ही हैं। कौन से? एक तो आपको नॉर गेट हो गया और एक अपना क्या हो गया? एंड नैंड गेट हो गया। ये दो गेट है आपका। ठीक है, अच्छा, नॉर गेट कैसे बनता है? नॉर गेट आपका और गेट प्लस नॉट गेट से बनता है। ठीक है, अच्छा, नैंड गेट कैसे बनता है? वो आपका एंड गेट बनेगा, आपका एंड गेट में साथ में क्या बनाएंगे? नॉट गेट बनाएगा। ठीक है, ये बनता है। तो आपके दो गेट हैं आपके यूनिवर्सल गेट, कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट। इसके अलावा बात करूँ आपका नॉट गेट और गेट और एंड गेट, ये कैसे आपके? ये बेसिक गेट है। कैसे आपके? बेसिक गेट है आपके। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर के कितने सिरे होते हैं? तो देखो, अपना ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर के कितने सिरे होते हैं? आपके 3 सिरे होते हैं। कितने होता है? 3 सिरे होते हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो बी, यानी कि 3 सिरे होते हैं। 3 सिरे कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका अमीटर होता है, एक अपना बेस होता है, एक अपना कलेक्टर होता है। तो 3 सिरे होते हैं आपके ट्रांजिस्टर के। ठीक है, और ट्रांजिस्टर कैसी युक्ति है?
ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है, ठीक है, अर्धचालक युक्ति है। और अर्धचालक की विशेषता क्या होती है? अर्धचालक की विशेषता ये होती है कि वे सामान्य ताप पर क्या होते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और जैसे क्या आपका क्या टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि असामान्य तापमान बढ़ता है, तो वे किसका काम कर लेते हैं? चालक का काम कर लेते हैं। और अर्धचालक की जो बाह्यतम कक्षा होती है, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अर्धचालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं? वो आपके होते हैं, कहिए सीता जी, सुनो प्रभु, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम। ये आपके कैसे रहते हैं? आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ऑटोमेटिक सिस्टम है, सबके सब अर्धचालक पर ही डिपेंड है। किस पे? आपके अर्धचालक पर डिपेंड है। अपने भारत के अंदर कौन सी सिटी है जिसको अपन सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? उसको जवाब आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भारत के किस शहर को अपन इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि अर्धचालक के अंदर सबसे अधिक जो सिलिकॉन क्या कहते हैं, सबसे अधिक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा? आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है अपने, ठीक है। चलो अगला देखिए, फैरेड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए इंडक्टर का, ऑप्शन बी कैपेसिटर का, ऑप्शन सी प्रतिबाधा का, ऑप्शन डी चालकता का। तो फैरेड किसका मात्रक आपका? ऑप्शन बी, यानी कि कैपेसिटर का। इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका हेनरी होता है। क्या आपका? हेनरी होता है, ठीक है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका ओम होता है, ठीक है। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता मात्रक होता है आपका महो, यानी कि महो होता है। इसके अलावा क्या होता है? साइमन होता है। क्या होता है? साइमन, ठीक है। चलो आगे देखिए, विद्युत घंटी में कौन सी चुंबक प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी अस्थायी चुंबक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक में कौन सी काम आती है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी चुंबक, ठीक है। यानी कि विद्युत चुंबक काम आती है। कौन सी आती है? विद्युत चुंबक काम आती है। इसकी क्या विशेषता है? विद्युत चुंबक की विशेषता है कि जब तक सप्लाई आती है तब तक ये मैग्नेट बनाती है, यानी कि चुंबकत्व बनाएगी। जैसी सप्लाई चली जाएगी वैसे ही अपने चुंबकत्व को समाप्त कर देती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या विशेषता है। जितने भी आपके क्या बैल हो गया, आपका बजर हो गया, ठीक है, बैल हो गया, बजर हो गया, इसके अलावा जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, सब में क्या आपकी विद्युत चुंबक बनती है आपकी, ठीक है। ये ध्यान रखना। विद्युत चुंबक को अपन किससे बनाते हैं? विद्युत चुंबक यानी कि जो अस्थायी चुंबक होती है उसको अपन किससे बनाते हैं? आपको नरम लोहे से बनाई जाती है। किससे बनाती है? नरम लोहे से बनाई जाती है। और जो स्थायी चुंबक होती है अपन उसको किससे बनाते हैं? स्थायी चुंबक को अपन कैसे बनाते हैं? आपको इसका बनाते हैं एल्निको, यानी कि एल्निको, यानी कि एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन दोनों की मिश्र धातुओं को, इन तीनों की मिश्र धातुओं को मिलाकर स्थायी चुंबक बनाई जाती है। तो इसका प्रयोग अपन कभी भी नहीं करते। किसमें? आपकी विद्युत घंटी के अंदर। विद्युत घंटी में कौन सी काम आती है? अस्थायी चुंबक काम आती है, ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबक काम आती है। कौन से? विद्युत चुंबक। ओके गाइस, तो बस इतना ही आपकी बात करूँ अभी आपकी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपकी इतना ही है। और भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे मोर ऐड करूँगा। आपकी जैसे जैसी रिक्वेस्ट आएगी, आपकी जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी, तो मैं और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्पिंग करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा पूरी डिटेल। हालांकि मैंने यहाँ पे और भी डिटेल बताई, इसके अलावा भी और भी बताने को मेरे बहुत बात को बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेगिंग टाइम फील ना हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और मैंने पूरी डिटेल बताने की कोशिश करी यहाँ पे, फिर भी कोई समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ में मेरी व्हाट्सएप पर भी मुझे रिप्लाई कमेंट या क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्सों को भी बता देना जो आपका ALP और टेक्नीशियन का जो बैच है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको किसी प्रकार को कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये मेरा दावा है कि जब आप टेक्निकल का एग्जाम देने जाओ तो आपका क्वेश्चन, आपका जो मैं बता रहा हूँ ये श्रृंखला चल रही है, इसी में से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम फंस जाएंगे आपके, ठीक है। और इन्हीं को आप लगा लोगे ढंग से तो आप इनसे बेड़ा पार आपका हो जाएगा और अच्छे खासे नंबर आएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका टेक्निकल विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जेवरेल हो, चाहे DRDO, चाहे मेट्रो को भी हो, ठीक है। मैं और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो 20 ईयर्स के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो, साथ साथ में जो न्यू पैटर्न के वो। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि और भी आपको वीडियो आपको इस टाइप से मिलती रहे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय।